हमारे देश में जो कानून बनाया गया उसमें ये फंक्शन तय किए गए। वक्फ बोर्ड का फंक्शन क्या होगा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का फंक्शन क्या होगा, वक्फ बोर्ड के मेंबर कहां से आएंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर कहां से आएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो ट्राइब्यूनल कौन सेटअप करेगा, सर्वे कौन करवाएगा। और इसके अलावा ये बात कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी अगर वक्फ किया जाए तो कौन से कानून उससे लागू नहीं होंगे, ये सब बातें उसने तय की गई। और उससे और ये आप जानते हैं कि जब भी कोई कानून आता है, कोई पॉलिसी बनती है, तो जो उसके रियल स्टॉक होल्डर्स हैं जिनको वो कानून प्रभावित करने जा रहा है, पहले उनसे मशवरा किया जाता है। और यही इससे पहले जितनी बार संशोधन हुआ ऐसा ही हुआ। 2013 में जो संशोधन हुआ था उस वक्त में यूपीए की सरकार थी और उस वक्त में मुसलमानों से विस्तार के साथ वार्ताएं हुई थी और उसका जो कानून बना था। ये पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी सरकार ने कानून लाई है, मुसलमानों से कोई बात नहीं की। एक कानून पेश कर दिया गया पार्लियामेंट में और जब वो कानून पेश हुआ पार्लियामेंट में तो उस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई कि ये कानून ये खराबी है। तो उसके बाद जेपीसी बना दी गई और जेपीसी बनाने का पर्पज ये था कि जेपीसी जितने आपत्तियां जताई जा रही थी, जितने इशू उठाए जा रहे थे, उसको देखने के लिए जेपीसी बनाई गई। जेपीसी में आप जानते हैं 31 मेंबर थे, जिसमें से 10 मेंबर अपोजिशन के थे, बाकी बीजेपी और उसके अलाइज थे। तो जेपीसी ने पिछले 6-7 महीने में जो काम किया वो हमारे सामने है। जेपीसी ने पहले तो सब लोगों से मुलाकातें की। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का एक हाई पावर डेलीगेशन जिसकी सदारत हमारे बोर्ड के सदर साहब कर रहे थे, वो उसने रखा, विस्तार के साथ ये बात रखी। 211 पन्नों पर हमने पूरा विश्लेषण किया था, वो उनके सामने रखा। उसके बाद जब जेपीसी ने ये कहा कि हमको ईमेल से लोगों के वो चाहिए, लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर, तो ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने कहा मुसलमानों से कि आप ईमेल में भाग लीजिए। तो ईमेल तकरीबन 3 करोड़ 66 लाख ईमेल बोर्ड की कोशिशों से हुए और बाकी लोगों की कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेजे गए, जिसमें यह कहा गया कि साहब आप जो है इस कानून को हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जेपीसी ने जगह जगह जाके मुलाकातें की स्टेट में, वहां भी मुसलमानों की जितनी संस्थाएं थी उन्होंने अपना पक्ष उनके सामने रखा। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है, जब उनकी एक बड़ी अक्सरियत उसको रिजेक्ट कर रही है बिल को, तो उसके बाद उसको वापस लेना चाहिए या उसमें वो संशोधन करना चाहिए जिसके तरफ लोग इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। फिर अपोजिशन के लोगों ने, अपोजिशन के जो 10 मेंबरान थे, उन्होंने भी आपत्ति जताई और उन्होंने भी 44 अपने सजेशन दिए अमेंडमेंट, उनको रिजेक्ट कर दिया। और बीजेपी के और उनके अलाइज जो दिए थे वो उसको ले लिया गया और अब उसको एक नए फॉर्मेट में और ज्यादा सख्त बनाकर पार्लियामेंट में अब लाने जा रहे हैं। कैबिनेट ने मंजूर कर दी। हमारा कहना ये हम ये बताना चाहते हैं कि मुख्य तौर पे हमारी आपत्ति क्या है, हमारा विरोध क्या है। पहली बात तो ये है कि मैंने बताया आपको कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, उसके बारे में ये बात तय है अब तक के कानून में कि उसके तमाम मेंबर मुसलमान होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हों, चाहे वो असेंबली से आ रहे हों, चाहे वो बार काउंसिल से आ रहे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों। अब संशोधन ये कर दिया गया कि 2 लोग नॉन मुस्लिम उसमें रहेंगे परमानेंटली, बाकी लोगों के लिए भी मुसलमान होने की शर्त हटा दी। इसी तरह सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ में किया गया। फिर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है वक्फ के साथ में किसी की प्रॉपर्टी का, तो वक्फ बोर्ड जो है एक ट्राइब्यूनल बनाता है। ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है और 2 उसके मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो होता है वो शरीयत का जानकार होता है, एक कानून का जानकार होता है। अब जो नया तरमीम की गई, नया अमेंडमेंट लाया गया, तो उसमें से शरीयत के जानकार को हटा दिया। फिर उसके बाद ये एक नया प्रोविजन उसमें पैदा किया गया। वो प्रोविजन ये कि अब उसमें गवर्नमेंट की एक शर्त डाली गई। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होगी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी होगी। और ये कहा गया कि अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में है वक्फ का, तो उसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। जाहिर बात है कि आप जानते हैं कलेक्टर किसके मातहत होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के मातहत भी होता है। अगर वो IAS ऑफिसर है तो वही फैसला करेगा
तो सरकार के विरुद्ध। तो सरकार ने जो जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड साथ चल रहा है, तो उसको समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड से तो मामला सेटल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार कोई चीज वक्फ हो गई वो हमेशा वक्फ रहेगी। तो एक तो आपत्ति हमारी ये है कि उसके अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी लोग इलेक्ट होके आते थे। अब जो प्रोविजन लाया गया वो नॉमिनेशन का प्रोविजन, अब वो नॉमिनेट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट। इसके बाद फिर ये उसमें एक और संशोधन ये किया गया कि अगर कोई यानी ये लॉ ऑफ हमारे देश में एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं, तो अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी आदमी ने कब्जा कर रखा और 12 साल तक उसको चुनौती नहीं दी गई तो वो आदमी को वो प्रॉपर्टी उस आदमी की हो जाएगी। लेकिन जितने इंडाउमेंट है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, वो सबको लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जम्प्ट किया गया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर लागू नहीं होगा। इस अभी जो संशोधन लाया गया उसमें से वो लिमिटेशन, वो एक्सेप्शन को हटा दिया। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ प्रॉपर्टी पे भी लागू होगा। हमें आशंका है इसके ऊपर में कि बहुत सारी हरियाणा में और आपके पंजाब में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जहां से मुसलमान कहीं और शिफ्ट हो गए, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, साउथ में भी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब तक के वो वक्फ की प्रॉपर्टी है कानूनी तौर पे, अब वो सब प्रॉपर्टी हाथ से निकलने का अंदेशा। फिर इसमें एक और चीज ये है कि कौन आदमी वक्फ कर सकता है, हर मुसलमान वक्फ कर सकता है। हिंदुओं ने भी प्रॉपर्टीज वक्फ की है, तो पहली बात ये तय की गई अब कोई हिंदू वक्फ के लिए प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करेगा। और उसके बाद मुसलमान के लिए शर्त लगा दी गई है कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त तो शरीयत भी नहीं लगाती, और 5 साल तक का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या मस्जिदों के सामने कैमरे लगाए जाएंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, हज करके आया है और रोजा रख रहा है, ये बुनियाद बनेगी? क्या बुनियाद बनेगी? तो ये भी एक गलत किस्म का उसमें प्रोविजन पैदा किया गया। फिर उसके साथ साथ ये कि वक्फ प्रॉपर्टी पे हर 10 साल में सर्वे होता है। वक्फ जो है एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता है, वो सर्वे करता है। अब सर्वे कमीशन अपॉइंट करने का इख्तियार भी अब आपने कलेक्टर को दे दिया। इसके साथ साथ इसमें कई ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी, यानी गवर्नमेंट ये करिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए किया, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी का लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए इसके लिए किया, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। और देखिए ये बात भी गलत है, ये जो पैदा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में मिलिट्री के बाद और आपके रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। अभी आप सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो हिंदुओं की वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको मिला लेंगे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी से, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से ज्यादा है। सिर्फ उड़ीसा की वक्फ की प्रॉपर्टी हिंदुओं की ले लेंगे जो टेम्पल के साथ में है, मठों के साथ में है, वो टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो ये बात के वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है या ये जिसपे वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी जाती है, बिल्कुल गलत बात है। वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है, न सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी। तो इस वक्त जो बिल लाया गया है, अच्छा एक और खास बात यह है कि एक जो मौजूदा कानून है वक्फ का, उसमें एक प्रोविजन ये है कि वक्फ बाय यूजर, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो लेकिन लैंड रिकॉर्ड में कहीं उसका नाम नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है, वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी वो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी, इसलिए कि वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मस्जिद है, सैकड़ों साल से मस्जिद है, लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं है। दरगाह है, सैकड़ों साल से दरगाह है, लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं है। कब्रिस्तान है, वहां कब्रें हैं, लोग दफन किए जा रहे हैं, बरसों से दफन किए जा रहे हैं। तो ये जो बात है कि ये जो लैंड वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज थी वो हटा दिया गया नए संशोधन के लिए। तो हमें इस बात का अंदेशा है कि अब जो कानून लाया गया है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए लाया गया। अब हम ये देख रहे हैं, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था तो उस जमाने में 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया गया था और उसमें सब लोगों की सहमति थी, बीजेपी की भी सहमति थी। उसमें यह कहा गया था कि ये बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट लास्ट डिस्प्यूट है, अब कोई नया डिस्प्यूट किसी भी वर्शिप प्लेसेस के बारे में नहीं होगा, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या आपके
इनके हमारे बुद्धिस्टों के की इबादतगाह, ये 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की, जिस वर्शिप प्लेसेस की जो पोजीशन थी वो हला हाल ही बाकी रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं इस कानून के होते हुए भी गैर बाबरी मस्जिद का मसला खड़ा हो गया, या इस कानून के होते हुए भी मथुरा की ईदगाह का मसला खड़ा हो गया, इस कानून के होते हुए भी भोजशाला मध्य प्रदेश का मसला खड़ा हो गया, और इस कानून के होते हुए भी रिसेंटली संभल का मसला खड़ा कर दिया गया। और अब ये बात शुरू हो गई है, और हालांकि आरएसएस संचालक भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करना बंद किया जाए, लेकिन ये चल रहा है। तो जब ये कानून के होते हुए भी ये कुछ हो रहा है, अब कानून में संशोधन किया जाएगा तो उससे क्या कुछ हो जाएगा आपको अंदाजा लगा लें। हर रोज एक नया डिस्प्यूट खड़ा किया जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा देश मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों का सबका मिला जुला देश है, और अब तक के आप देख रहे हैं सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा हो रहा है। मस्जिद है, सबका एहतराम होता था। मस्जिद के सामने आप देखते थे कि बहुत सारे हिंदू औरतें, हमारी बहनें लाइन लगा खड़ी होती थी दुआ करवाने के लिए। ये पूरे माहौल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि हम अपने देश को किस रुख पे ले जाना चाहते हैं। हमने, आप जानते हैं कि हमने बताया को हमने इतने ईमेल दिए, हमने तमाम अपोजिशन पार्टी से मुलाकातें की, हमने आपके जेडीयू के लोगों से मुलाकात की, नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमारे लोगों ने जो है चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। कल वहां पे भी, परसों हमें 8 तारीख को वहां भी एक बड़ा धरना था विजयवाड़ा के अंदर। आज यहाँ भी सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी तो बहरहाल आप जानते हैं, हमें अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि उसने अंग्रेजों की पॉलिसी अपना ली है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जेडीयू के, जो आपके बीजेपी के जो अलाइंस हैं, चाहे जेडीयू हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, लोकदल पार्टी हो, आरएलडी हो, या नीतीश कुमार की, आपके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, ये पार्टियां तो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती है, ये पार्टियां मुसलमानों का भी वोट लेती है। तो ये बीजेपी के डिविजिव एजेंडे के साथ में, लड़ाओ और हुकूमत करो के एजेंडे के साथ में क्यों भागीदार बन रही है। तो हम आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, हमारे लिए वक्फ का मसला एक दीनी मसला है, हमारे दीन से जुड़ा मसला है। मस्जिदों का मसला है, कब्रिस्तानों का मसला है, दरगाहों का मसला है, खानखाओं का मसला है, मदारिस का मसला है। और हम ये समझते हैं कि हर शहर में, हर गली कूचे में और हर नया डिस्प्यूट पैदा करने के लिए हम देश को किस रुख पे ले जाना चाहते हैं, इसका फैसला अवाम को करना है। हमारा मानना यह है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट के बजट सेशन के अभी पेश होने वाला है, बजट सेशन में मंजूर हो गया, तो फिर हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ। और हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जेडीयू अगर इसको सपोर्ट करती है तो हमारे लिए ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग होगा। नीतीश कुमार अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये बात भूल जाना चाहिए कि यहाँ के आपके बिहार के मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे। और यही बात हमने वहां भी कही है विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के सामने कि आप सत्ता में आए हैं, उसमें मुसलमानों का भी वोटों का बड़ा योगदान है, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया इस बिल को और ये बिल पारित हो गया तो फिर आप भी हमारे सपोर्ट से महरूम हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो एक पहलू है, लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा 20 करोड़ के 20 करोड़ मुसलमान, और सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, कल परसों 13 तारीख को दिल्ली में धरना हो रहा है। उस दिल्ली के धरने में आदिवासी, ओबीसी, दलित और सिविल सोसाइटी के लोग सब शरीक हो रहे हैं, और जितनी माइनॉरिटीज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो सब शरीक हो रहे हैं। इसलिए कि हमारा मानना यह है कि आज वक्त पे आपने हाथ डाला है, कल मठों पे हाथ डालेंगे, परसों गुरुद्वारों पे हाथ डालेंगे, क्योंकि वक्त का कानून तो हर जगह ऐसे ही है और सिमिलर प्रोविजन मिले हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वक्त को ही कोई स्पेशल प्रोविजन मिले हुए हैं। आप जाइए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कानून उठाकर देखिए, आप जाइए बिहार के अंदर भी और दूसरी जगह पे भी जो मठों के और टेम्पल के लिए कानून बने हुए हैं, उसमें भी कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता है। वहां का कानून उठाकर देख लीजिए। जितने प्रोविजन और जितना सपोर्ट बेस वक्फ के एक्ट को दिया गया, उतना ही सिमिलर, बल्कि उससे ज्यादा हिंदू मठों को दिया गया, उससे ज्यादा गुरुद्वारों को दिया गया। तो हमारा मानना यह कि ये बीजेपी हुकूमत इसकी शुरुआत कर रही है, जमीन पे कब्जा करना है और अपने कारपोरेट वर्ल्ड के हवाले करना है।
हम समझते हैं कि इसके खिलाफ हम पूरे देश के सामने बात रखना चाहते हैं।